लव, सेक्स एंड धोखा। सही सुना आपने, लव, सेक्स एंड धोखा। लव, सेक्स एंड धोखा पे हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में हम कानून का, जो कानून में लिखा है वो बताएंगे, साथ ही साथ हम आपको ये बताने वाले हैं कि इसका निजी स्तर पर कितना दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, साथ में इसके कितने यूज हैं और कितना मिसयूज है। जब पहले से कोई लॉ एग्जिस्ट करता है तो क्या इस लॉ की जरूरत थी या नहीं, अगर ये लॉ बनी गया है तो इसका मिसयूज कितने स्तर पर है, क्योंकि मैं नहीं, मेरे साथ सीनियर्स भी बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट ए.के. शर्मा, न्याय सेवा दल से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लव, सेक्स एंड धोखा है क्या। देखिए समझिए, जब कोई एक युवा कपल है, वो एक दूसरे से मिलता है तो उनमें लव अफेक्शन होता है। जब उनके साथ में लव अफेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं फिर उनके बीच में एक सेक्स भी होता है, और सेक्स होने के बाद यहीं से कहानी शुरू होती है धोखे की। क्यों? क्योंकि ये महिलाओं के पास में विशेष अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से अपने कंसेंसुअल रिलेशनशिप बना सकती हैं, और वो चाहें तो कह सकती है कि मेरी विल मतलब इच्छा और मेरी कंसेंट मतलब सहमति के बिना ये रिलेशनशिप बनाया था। आ गया ना सेक्शन 69 में, जो कि कहती है कि ये नॉट अमाउंट टू रेप बट 10 ईयर तक का पनिशमेंट हो सकता है। इसी बात को जानने के लिए मेरे साथ में लर्नेड काउंसिल है, तो एक बार आपको उनसे परिचय करा देता हूँ और आपसे उनको रूबरू कराता हूँ। हम जो भी ये विचार रख रहे हैं किसी जाति, मंथ, संप्रदाय के प्रति दुर्भावना से नहीं रख रहे, किसी महिला या किसी पुरुष के प्रति दुर्भावना से नहीं रख रहे, बल्कि समाज में जागरूकता लाने के लिए हम सभी लोगों ने ये आपके लिए एक स्वस्थ डिबेट का पार्ट लेते हुए आपके सामने विचार प्रस्तुत किए हैं। नमस्कार, मैं एडवोकेट चरणजीत सिंह। लव, सेक्स और धोखा, ये जो चीज़ें हैं इनको डिफाइन करना इतना आसान नहीं है। अगर आप कानून की बात करें, आत्मिक तौर पर बात करें, तो ये तीनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। प्यार में धोखा दिया जाता है और इसी का ही आजकल मिसयूज किया जा रहा है। दैट मस्ट बी स्टॉप्ड। कहते हैं लेट द इविल बी निप्ड इनटू द बट। इसको बिल्कुल शुरू में ही रोक देना चाहिए। लव, सेक्स एंड धोखा, इसमें मैं एक पर्टिकुलर बीएनएस का सेक्शन डिस्कस करना चाहूँगा, दैट इज सेक्शन 69। उसकी वैलिडिटी क्या है, हाउ एक्चुअली हम लोग उसको डिफाइन करें, क्योंकि इतने सारे प्रावधान अलग से दिए गए हैं कानून के अंदर ही, जहाँ महिलाओं के लिए 376 बना हुआ है। वो धोखा जो पार्ट है, लव, सेक्स, धोखा, वो जो लास्ट पार्ट है धोखा, जहाँ एक वर्ड यूज हो जाता है वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। लव तक ठीक रहता है, सेक्स तक भी ठीक रहता है, धोखे पे जाकर वो बीएनएस 69 आ जाता है। और बीएनएस 69 के अंदर जो चीज़ें प्रावधान डिस्कस करे गए हैं, रेप के सेक्शंस में भी करे गए हैं, तो क्या ये बीएनएस सेक्शन 69 की ज़रूरत वाकई थी, है, और है तो क्यों है? ये बीइंग एन एडवोकेट मेरे ही नहीं समझ में आई। अब मैं कहता हूँ लव दो बंदों में हो गया, देयर आर टू पीपल, टू ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्ट्स, इट हैज बीन लव। देन सेकेंड स्टेज इज इंटरकोर्स, कोहेबिटिंग। वो किस मुद्दे से कर रहे हैं, इसे प्लेजर के लिए कर रहे हैं, वो भी कंसेंट है। प्लेजर नहीं, ऑफस्प्रिंग्स के लिए कर रहे हैं, वो भी कंसेंट है। ये धोखा, जहां पर वो इंसिस्ट होता है। अब आ जाता है थर्ड धोखा। अब इन दोनों ने प्यार भी किया, इंटरकोर्स भी करा, और इंटरकोर्स को ही बहुत बड़ा मान लिया गया है। अब वहां पर धोखा पार्ट कैसे डिफाइन करें? आदमी ने धोखा दिया, कई बार है ऑपोजिट सेक्स, फीमेल भी धोखा दे सकती है, उसमें कोई डिस्कशन नहीं है। इट इज ओनली वन डिस्कशन कि आदमी ने धोखा दी। यही मेरी कंफ्यूजन है, और शायद आगे चलते चलते कुछ अपेक्स कोर्ट्स भी इसके अंदर ऑब्जर्वेशंस देंगी, कुछ चीज़ें आगे आएंगी, और वो चीज़ें जब आएंगी उससे पहले जो मेरे माइंड में डाउट था वो चीज़ मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ आज। थैंक यू वेरी मच। लर्नेड काउंसिल श्री चरणजीत सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमेशा इसमें अपराधी पुरुष ही क्यों होता है?
हर ठीकरा जो है वो मेल पे ही फोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं धोखेबाज नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ते हैं भोली भाली सूरत वाले होते हैं जल्लाद भी। तो आप चेहरे पे मत जाइए, आप ये देखिए कि कई बारी जो है कानून का मिसयूज फीमेल द्वारा किया जाता है और बिना किसी कारण के उस मेल को फंसा दिया जाता है और उसको इसका खामियाजा बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ता है। लर्नेड काउंसिल श्री राजीव थम्पी साहब से ये पूछना चाहता हूँ, सर मुझे ये बताइए, जब रेप के जो लॉ हैं वो पहले से एग्जिस्ट करते हैं, तो भारतीय न्याय संहिता जो रिप्लेस हुआ है इंडियन पिनल कोड से, भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 69 की रिक्वायरमेंट क्यों है? मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि लेजिस्लेटर वाइल ड्राफ्टिंग दैट पर्टिकुलर सेक्शन इन बीएनएस उन्होंने क्या सोचा था। दूसरा ये आता है कि या स्पेसिफिकली लेजिस्लेटर ने ये सोचा था कि आजकल का जो चलन है लिव इन रिलेशनशिप और बहुत कुछ चीज़ें लिव इन रिलेशनशिप है, या आज अट्रैक्ट हो जाते हैं, दे गो एंड मूव टुगेदर फॉर सम रीजन और द एंड दे कोहेबिट विथ ईच अदर। अब जब कंसेंचुअल कोहिबिशन है, एक सेक्स होता है बीच में, उसके बाद सिर्फ वुमन ही क्यों या फीमेल ही क्यों अलज कर सकती है, जो मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आई। आई एम वेटिंग फॉर द अपेक्स कोर्ट्स टू कम विथ देयर ओन ऑब्जर्वेशन इन द फ्यूचर, बिकॉज धोखा अगर होता है तो दोनों तरफ से होता है। अब अगर फर्ज करिए कि एक फीमेल ने धोखा दिया एक आदमी को, ये लेजिस्लेटर ने सोचा है कि 69 वहां इंप्लाई होगा? अभी तक तो मुझे लगा नहीं। तो मेरे हिसाब से तो ये सेक्शन 69 बीएनएस का होना ही नहीं चाहिए। लर्नेड काउंसिल श्री के सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि सर ये बिल्कुल उस तरह से है, यानी कि पूरी तरह से वन साइडेड लॉ है या नहीं, जेंडर बेस्ड है या नहीं। जेंडर बेस्ड मतलब ये फीमेल के फेवर में है और मेल के अगेंस्ट में है। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सिर्फ वुमेन्स को पावर देता है कि वुमेन केस फाइल कर सकती है, पुरुष तो फाइल ही नहीं कर सकता। दूसरी तरफ क्रूअल्टी में भी सेम घटना घटती है। अगर किसी के अगेंस्ट में, किसी महिला के अगेंस्ट में कोई क्रूअल्टी होती है, विवाहित महिला के, तो वो महिला अपने पति के विरुद्ध में 498A जो वर्तमान में 85 ऑफ बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 85 के तहत में एफआईआर दर्ज करा सकती हैं। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और क्रूअल्टी के केसेस में पति को यह अधिकार नहीं है कि पति भी अपनी पत्नी के विरुद्ध में केस दर्ज करा सके। ये वन साइडेड है या नहीं? सेम सेक्शन 69 है। अब आप बताइए कि आपका क्या व्यू है, आप क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि हमारे साथी एडवोकेट श्री AK शर्मा जी ने अभी ये प्रश्न किया है और वही सवाल मेरे से भी किया गया है, क्या सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 का ये सेक्शन वन साइडेड है कि नहीं। समझना ये भी हमें है कि क्या इसकी ज़रूरत थी। इसकी ज़रूरत देखा जाए तो नहीं है, क्योंकि ये वन साइडेड है, ये जेंडर बायस्ड है। अगर आपने एक लॉ प्रिपेयर किया है, तैयार किया है, तो इसमें आपको बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, जो समाज के सभी वर्गों को, सभी पुरुष स्त्री को समान दृष्टिकोण से लेकर के चले। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली जो है जेंडर बायस और महिलाओं के पक्ष में दी गई है बात। धन्यवाद आप सभी का, आप सभी ने समय दिया और लॉ पॉइंट पर आपने अपने व्यू रखे। मैं एडवोकेट के सिंह साहब जो लर्नेड एडवोकेट हैं, उनसे चाहूँगा कि वो अपने व्यू बताएं कि फाइनली उन्होंने क्या समझा, क्या लॉ में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, क्या हमें एक न्याय सेवा दल के माध्यम से एक रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है या नहीं। 2022 की NCBRB की रिपोर्ट आई है जिसमें 4,65,256 केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं महिलाओं के द्वारा। अब इसी के साथ मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा, 2021 में यही जो रिपोर्ट थी NCBRB की 4,18,000 केसेस की थी। अगर इसको हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो जो 2022 की NCBRB की रिपोर्ट है और जो 2021 की NCBRB की रिपोर्ट है, तो आप देखेंगे कि महिलाओं के प्रति जो अपराध की जो वृद्धि है वो दर्ज की गई है।
रजिस्टर्ड की गई है। यहाँ पे एक बात हमें समझना होगा, 2024-25 में अभी भी जो क्राइम रिपोर्ट्स आनी है वो अभी होल्ड पर है, अभी तक पब्लिश नहीं की गई हैं। लेकिन इस पूरे डिबेट को अगर हम एक स्वस्थ मस्तिष्क के साथ और संपूर्ण समग्र दृष्टिकोण से देखें, समझे, तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ये कहीं ना कहीं जो है बायस्ड है। पुरुषों का ऐसा प्रतीत होता है जैसा कि उन्होंने कोई अपराध कर दिया है, पुरुष होकर के वो अपने समाज में कहीं ना कहीं वो एक ऐसे भाग में, वर्ग में आ गए हैं जिन्हें ये बाय डिफॉल्ट मान लिया जाता है, बिकॉज ही इज मेल तो ही मस्ट हैव सम डिफॉल्ट। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जितने विद्वान पुरुष, अभी आप सुन रहे थे चरणजीत जी को, आपने राजीव जी को सुना, हमारे अवधेश जी को सुना, सबका ये मत है कि हमें आज 69 मिला बीएनएस के माध्यम 2023 में। लेकिन हम जब इन विचारों को समग्रता के दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि आज भी संशोधन की आवश्यकता है।